स्टूडेंट्स, आज मैं आपको स्वरों का उच्चारण स्थान करवाता हूं। आपने अधिकांश देखा होगा कि व्यंजनों का उच्चारण स्थान, लेकिन मैं आज आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लाया हूं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और लगभग बहुत से स्टूडेंटों ने स्वरों का उच्चारण स्थान नहीं समझा होगा। तो आज पहला पॉइंट है आपके लिए स्वरों का उच्चारण स्थान। तो स्वरों के उच्चारण स्थान में पहला पॉइंट है आपके लिए कंठ। में ध्यान रखना है ऐसे कौन से स्वर होंगे जिनका उच्चारण स्थान हमारे कंठ से होता है। तो आपने ध्यान रखना है पहला पॉइंट है आपके लिए, एक हो गया आपके लिए अ, दूसरा हो गया आ, तीसरा हो गया आपके लिए विसर्ग, और विसर्ग में कौन सा, जैसे आह। क्लियर। तो इसके बाद आता है आपके लिए तालु स्वर। क्लियर। तो तालु स्वर आपने ध्यान रखना है कि ऐसे स्वर जिनका उच्चारण स्थान हमारे ताल पे लगे, मतलब जैसे हम इन स्वरों का उच्चारण स्थान करेंगे तो इनका उच्चारण हमारे ताल पे लगेगा। आगे समझ में, मुआ है ना, तो मुआ के बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से में ताल पे। क्लियर। आगे समझ। तो डियर स्टूडेंट्स, तालु वाले जो स्वर होंगे आपके लिए वो है आपके लिए छोटी ई और बड़ी ई। आगे समझ में, तालु वाले स्वर कौन है, छोटी ई और आपके लिए कौन सी, बड़ी ई। क्लियर। जिनका उच्चारण कहां से होगा, तालु से होगा। क्लियर। अगला है मूर्धन्य स्वर। मूर्धन्य स्वर का उच्चारण नाम से ही पता चल रहा है, मूर्धन्य यानी कि ये मुड़ा होगा। क्लियर। और मूर्धन्य स्वर है आपके लिए री। कौन सा हो जाएगा, री हो गया। क्लियर। अगला है ओष्ठ स्वर। ओष्ठ, ओष्ठ का अर्थ होता है होंठ। क्या होता है, जो हमारे जैसे ये होंठ हैं। आगे समझ में, तो जब भी हम ऐसे स्वरों का उच्चारण स्थान करेंगे तो हमारे ओष्ठ का प्रयोग होगा। आगे समझ में, तो ऐसे स्वर कौन से हैं, ऊ और बड़ा ऊ और ऊ। तो आ रहा है ना, साफ पता चल रहा है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे दो स्वरों का ताल हो रहा है। क्लियर। एक है आपके लिए कंठ और दूसरा है आपके लिए तालव्य। जैसे एक है कंठ, एक है तालु, तो इन दोनों के मिक्सचर से क्या बना है, कंठ तालव्य बना है। क्या बना है, कंठ तालव्य। कंठ प्लस तालु से मिलकर कैसे स्वर बने हैं, कंठ तालव्य स्वर। यानी कि ऐसे स्वर जिनका उच्चारण कंठ और तालु दोनों से होता है, ऐसे स्वरों को क्या कहा जाता है, कंठ तालव्य स्वर कहा जाता है। जैसे ए हो गया आपके लिए ए और दूसरा हो गया आपके लिए आई। क्लियर। ये क्या हो गया, ए हो गया, दूसरा हो गया आई। क्लियर। मैंने आपको बताया भी था जो ये ए बना है किससे मिलकर बना है, आ प्लस ई से। किससे मिलकर बना है, आ प्लस ई से मिलकर क्या बना है, ए बना है। और जो ये आई बना है, ये बना है आ प्लस ए से मिलकर क्या बना है, ये आई बना है। क्लियर। अगला स्वर है आपके लिए कंठोष्ठ स्वर, जिसका उच्चारण कंठ और ओष्ठ से हो। आगे समझ में, ऐसे स्वरों को क्या कहा जाता है, कंठोष्ठ स्वर कहा जाता है। क्लियर। तो कौन कौन से हैं ये कंठोष्ठ स्वर, ये हो जाएगा आपके लिए ओ और दूसरा हो जाएगा आपके लिए औ। एक तो क्या हो गया आपके लिए ओ हो गया और दूसरा हो जाएगा आपके लिए औ। क्लियर। सेम कंडीशन, ये ओ जो बना है किससे मिलकर बना है, आ प्लस ऊ। किससे मिलकर बना है, आ प्लस ऊ से। और जो ये औ बना है ये किससे मिलकर बना है, आ प्लस ओ से मिलकर। नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपके लिए नासिक स्वर। अगला पॉइंट क्या है आपके लिए, नासिक स्वर। नाम से ही पता चल रहा है, नासिक अर्थात ऐसा स्वर जिसका उच्चारण करते समय उसका जो आवाज जाए वो कहां जाए, सीधे नाक पर। आगे समझ में, जिसका हम उच्चारण करेंगे ऐसे स्वर का जिसका उच्चारण क्या होगा, हमारे नाक पे उसका बल पड़ेगा। क्या पड़ेगा, उसका बल हमारे नाक पर पड़ेगा। तो ऐसा कौन सा स्वर है, तो वो स्वर है आपके लिए अंग। कौन सा स्वर है आपके स्टूडेंट्स, आपने ध्यान रखना है दो पॉइंट स्वर में। एक है आपके पास अंग, दूसरा है आह। क्लियर। जो ये अंग है इसको कहा जाता है अनुस्वार, जो ये आह है इसको कहा जाता है विसर्ग। क्लियर।
अंग का जो उच्चारण स्थान है यह है नासिका। कैसा है? नासिका। और जो आह का जो उच्चारण स्थान है यह है कंठ। ये कैसा स्वर है? कंठ स्वर। क्लियर? अगला पॉइंट है आपके लिए स्वर तथा उनके मात्राएं। क्लियर? पहला पॉइंट आपने ध्यान रखना है कि स्वरों की मात्राएं होती है जबकि व्यंजनों की नहीं। क्लियर? मात्रा किसकी होती है? ओनली स्वर की होती है। क्लियर? अब आपने ध्यान रखना है कि स्वर की कुल संख्या, मैंने आपको बताया कि स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 11, जबकि स्वरों की जो कुल मात्राएं हैं वो कितनी है? 10। कितनी है? 10। अब आपने एक पॉइंट ध्यान रखना है, मैंने कहा स्वरों की संख्या तो 11 है, लेकिन मात्राओं की संख्या स्वरों में कितनी होती है? 10 होती है। तो आपने एक पॉइंट ऐसा ध्यान रखना है कि ऐसा कौन सा स्वर होगा जिसकी कोई मात्रा नहीं होती। क्लियर? तो देखते हैं किस स्वर की अपने आप में मात्रा नहीं होती है। तो आ ई उ बड़ा ऊ, रि ए आई ओ और औ। तो स्वरों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो स्वर तो आ गए 11। क्लियर? लेकिन अब हमने उनकी मात्राएं देखनी है, इनकी मात्राएं कितनी है। तो मात्राएं मैंने आपको बता दिया, आपके लिए फैक्ट क्वेश्चन बनेगा कि स्वरों में मात्राओं की कुल संख्या, तो आपने ध्यान रखना है कितनी होती है? 10। तो आपने स्टूडेंट्स ध्यान रखना है जो ये छोटा आ है इसकी कोई क्या नहीं होती है? मात्रा नहीं होती है। बड़ी आ की मात्रा ये होती है, छोटी ई की मात्रा ये होती है, बड़ी ई की मात्रा ये होती है, छोटा ऊ बड़ा ऊ मात्रा ये होती है जो हमें पीछे ये री की मात्रा होती है। क्लियर? ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा। क्लियर? छोटी आ की कोई मात्रा नहीं होती है। क्लियर स्टूडेंट्स? ये वाला पॉइंट आपके लिए बार बार आ चुका है, इसलिए आपने ध्यान रखना है कि कुल स्वर तो हैं आपके पास कितने? 11। पॉइंट है आपके लिए मात्राएं। तो मात्राएं मैं आपको बता चुका हूं। तो मात्राओं की संख्या कितनी पड़ी हमने? 10। क्लियर? अगला ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है, संस्कृत वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या। हिंदी वर्णमाला में तो आपने पढ़ ली कि कुल स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। लेकिन अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि संस्कृत वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो संस्कृत वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13। 11 तो सेम है, 11 तो जैसे हिंदी के हैं सेम संस्कृत में भी 11 सेम है, लेकिन इसमें 2 एक्स्ट्रा कौन से हैं? आगे सुनना। तो 2 ये स्वर जुड़े हैं उसमें। क्लियर? और अगला जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। क्लियर? अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है आपके लिए कि अगर आपके लिए क्वेश्चन आए, जब तक आपने ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या लिखा हो। डॉक्टर भोलेनाथ तिवारी के अनुसार स्वरों की कुल संख्या, इन्होंने स्वरों की संख्या कितनी मानी? किसने? डॉक्टर भोलेनाथ तिवारी के अनुसार। तो डॉक्टर भोलेनाथ तिवारी के अनुसार स्वरों की कुल संख्या कितनी बताई इन्होंने? 10 बताई। अब ऐसा कौन सा स्वर हटाया होगा इन्होंने जिसको अपने आप में इन्होंने स्वर नहीं माना होगा? तो आपने ध्यान रखना है, डॉक्टर भोलेनाथ तिवारी के अनुसार इन्होंने री को क्या नहीं माना? स्वर नहीं माना। फ्रेंड्स, स्वरों में लगभग जितना मेन पॉइंट है एग्जाम की दृष्टि से लगभग पूरा करा चुका हूं। तो आज आपके लिए जो नया टॉपिक है वो है व्यंजन। क्या है? व्यंजन। तो आपके लिए पहला क्वेश्चन होगा कि व्यंजन किसे कहा जाता है। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, आपने ध्यान रखना है कि व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आपने ध्यान रखना है कि जो व्यंजन होते हैं इसके कितने भेद होते हैं? तो इसके मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला जो भेद है इसका वो है आपका स्पर्शीय तथा वर्गीय व्यंजन। दूसरा जो भेद है इसका वो है आपके लिए अंतस्थ व्यंजन। और जो तीसरा इसका जो भेद है वो है आपके लिए ऊष्मीय तथा संघर्षीय व्यंजन। क्लियर? क्या बने? अगर आपके लिए क्वेश्चन बने कि व्यंजनों की मूल संख्या,
तो जो व्यंजनों की जो मूल संख्या है वो कितने हैं? व्यंजनों की मूल संख्या वो है आपके लिए 33। क्लियर? लेकिन अगर आपके लिए क्वेश्चन बने कि व्यंजनों की कुल संख्या, तो तब आपने क्या करना है? 39। मैंने कहा व्यंजनों की मूल संख्या, तब तो आपने 33 करना है। लेकिन व्यंजनों की अगर कुल संख्या की बात करूं मैं, तो ये है अपने आप में कितने? 39। समझ में? तो जो पहला भेद है इसका, वर्गीय तथा स्पर्शीय तथा उदित व्यंजन, इनकी जो संख्या होती है ये होती है 25। कितनी होती है? 25। क्लियर? दूसरा भेद है इसका अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या होती है 4। कितनी होती है? 4। और तीसरा जो इसका भेद है ये है ऊष्मीय तथा संघर्षीय व्यंजन। ऊष्मीय तथा संघर्षीय व्यंजन, तो इनकी भी कुल संख्या कितनी होती है? 4। आगे समझ में? अगर आप इनका तीनों का टोटल करोगे तो इनकी जो संख्या आएगी वो आएगी 33। तो यानी कि जो व्यंजन होते हैं इनकी जो मूल संख्या होती है वो कितनी होती है? 33 होती है। क्लियर? लेकिन मैंने कहा आपके लिए कि व्यंजनों की कुल संख्या ये कितनी होती है? 39। तो 33 तो मूल व्यंजन हो गए, लेकिन कुल व्यंजन हमें चाहिए कितने? 39। अब कैसे 39 होंगे? तो आपने ध्यान रखना है 33 तो हमने पढ़ लिए, प्लस अभी जरूरत है हमें 6 की, और हमने पहुंचना है कुल व्यंजनों पे 39 पे। क्लियर? तो ये 6 व्यंजन हमने एक्स्ट्रा पढ़ने हैं। तो कौन से हैं ये 6 व्यंजन एक्स्ट्रा? तो आपने ध्यान रखना है जो ये 6 व्यंजन हमारे लिए एक्स्ट्रा है ये कैसे हैं? 4 + 2 में। 4 + 2 में जो 4 व्यंजन है ये कौन कौन से हैं? इनको कहा जाता है संयुक्ताक्षर व्यंजन। क्या कहा जाता है? संयुक्ताक्षर व्यंजन। क्लियर? तो कौन कौन से हैं ये? अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र। ये है ये 4 व्यंजन, अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र। ये अपने आप में 4 हो गए संयुक्ताक्षर व्यंजन। और 2 जो व्यंजन है आपके लिए ये हैं ड और ढ। क्या है? ड और ढ। क्लियर? तो हो गए 4 + 2 6, और ये आ गया आपके लिए कितने? 39। बाकी डियर स्टूडेंट्स व्यंजन को बिल्कुल तरीके से पढ़ेंगे जैसे मैंने आपको स्वर कराया। एक एक पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल तरीके से चलेंगे, और आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियोज में, और पढ़ते रहिए।